देखो बेटा, अभी तक आपने कल शायद आपको मैथ की वीडियो मिल गई होगी, आप वो देखिए। और आपकी एक दिन केमिस्ट्री एक दिन मैथ, इस तरीके से हम आपको वीडियो दिया करेंगे, तो आप वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ ली थी। जो मैं क्वेश्चन देने ही कह रहा था, शायद वो साइट पे एक साइट बताएंगे, उस पर लिंक किए जाएंगे वो, तो आप उस पर क्लिक करना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाल दिया जाएगा और वहाँ से ले लेना। एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा हल्का सा, कि मान लो एक ये क्वेश्चन है कि मैंने कॉपर नाइट्रेट को क्या किया, हीट किया, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला, अगर मैं कॉपर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कॉपर की हाई वैलेंसी लूँगा, मतलब 2 लूँगा। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, 2 इसके नीचे लिखूँगा, 1 इसके नीचे लिखूँगा, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ध्यान करोगे तो यह क्वेश्चन सेम है जो हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। अगर बैलेंस करना है तो 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 4 यहाँ। मतलब मैंने केवल इसलिए बताया है कि ये हूबहू लेड नाइट्रेट की तरह है, केवल लेड की जगह हमने कॉपर रख दिया है। बस एक चीज़ क्या होगी, इसमें कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक और ऑक्साइड ब्लैक कलर की होती है, वो क्या होती है, फेरस ऑक्साइड होती है। और ये कैसी होगी, इसका ब्राउन कलर ही होगा, ब्राउन फ्यूम। हम यही सेम चीज़ ऑब्जर्व करेंगे जब हम कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे, हम यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। एक और है कि ये प्रोसेस यूज होती है, आप देख लो, कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि यह प्रोसेस ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज होती है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, कोई भी बैलेंस करो, ये यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस। तो ये 2 रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है, याद है, इसलिए कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो और कर लो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का उसने क्वेश्चन तो करा दिया था मैंने, पेज नंबर 10 पे एक और क्वेश्चन है। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। चलो क्वेश्चन क्या लिखूंगा, तो मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर पर देख लेना, 10 पे बस, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन ये है कि हम कोई कंपाउंड एक्स है, उसका सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, कोई कंपाउंड एक्स का। तो आप ये बताओ कि व्हाट इज एक्स, एक्स क्या होगा, और अगर हम उस कंपाउंड की वाटर से रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलता है। क्वेश्चन में ये, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो क्विकलाइम होता है, मतलब CaO, ये इसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका सॉल्यूशन हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, इसका सॉल्यूशन। फिर उसने मुझसे क्या कहा है, ये तो पहला हो गया क्वेश्चन, कि जो कंपाउंड एक्स है उसकी तुम वाटर से रिएक्शन बताओ। कंपाउंड एक्स की वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। CaO प्लस H2O गिव्स COH का होल ट्वाइस। ये ध्यान रखने के लिए, इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये पेज नंबर 10 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, पहले का नंबर आप देख लेना, कोई सा लाओ, उसका पहले का आंसर ये, उसने ये बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। नेम द कंपाउंड एक्स, ये पहला पार्ट है। दूसरा, गिव द रिएक्शन व्हेन कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद वाटर, ये हमने कर ली।
अब चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम समझेंगे आगे की रिएक्शंस के बारे में। देखते हैं, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये, यहाँ से बहुत चीज़ें सीखने की मिलेंगी। ये चैप्टर 1 की एक ऐसी रिएक्शन है जो चैप्टर 3 से लिंक करती है बहुत, और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, आई थिंक हम एक्सपेरिमेंट नंबर कर रहे होंगे 1.9 या एक्टिविटी नंबर हम कर रहे हैं 1.9, मतलब लैब में नहीं, हाथों से ही वैसे ही कर रहे हैं, फिर इमेजिनेशन कर करके। मैंने क्या किया, मैं यह करता हूँ कि मैंने 3 लोहे की कील ली, इनको हम आयरन नील्स भी कह देते हैं। 3 लोहे की कील ली, उनमें से मैंने 2 कील अपने पास रखी और 1 कील को साइड में रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मैंने क्या ले लिया, देखो हम जो ले रहे हैं वो ध्यान रखते हैं। हमने क्या ले लिया, लोहे की कील। तो लोहे की कील का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, आयरन का फॉर्मूला होगा जो होगा, है ना। तो कितना होगा आयरन का फॉर्मूला, कितनी कील है मुझ पर लोहे की, 3 कील है, 2 मैंने एक साथ ले लिए और एक साथ ले लिए। फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अगर तुम्हें ध्यान हो, मैंने पिछली क्लास में बताया था कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है। मैंने अब क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या ले लिया, कॉपर सॉल्यूशन। मान लो एक टेस्ट ट्यूब है हम पे, ऐसे मान लेते हैं, एक हम पे क्या है, टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉपर सल्फेट भरी हुई है, ठीक है। इसमें मैं 2 लोहे की कील डाल देता हूँ, ये मान लीजिए चलो, इसमें 2 लोहे की कील मैंने डाल दी है, ठीक है। अब ये ऐसे मान लो किसी टेस्ट ट्यूब से बताओ, ऐसे मैंने चीज़ कर दी। अब मैं ऑब्जर्व क्या करता हूँ, ये देखना है बस मुझे कि व्हाट वी ऑब्जर्व। मैंने क्या देखा, अच्छा कॉपर किस कलर का होता है, तांबा। देखा तांबा कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है ना। तांबा कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। कॉपर तांबा ही होता है, समझ में आ गया, ब्राउन कलर का ही होता है। अब देखते हैं सब चीज़ें, हमें सब चीज़ों का कलर पता है। कॉपर सिल्वर कलर कैसा होता है, ब्लू। आयरन का थोड़ा लाल लाल होता है ना, थोड़ा कील लाल लाल हो। जैसी मैंने कील डाली, अच्छा एक एक्स्ट्रा कील और है मुझ पर, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, जैसी मैंने 2 कीलें बाहर निकाली, अब बनता है क्वेश्चन जो बनता है। जैसी मैं ये 2 कील बाहर निकालता हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, अब हमें ऑब्जर्वेशन देखना था, अब वो ऑब्जर्व देखते हैं। ये तो लोहे वाली कील है जो मुझ पर अलग से थी, ठीक है। ये वो 2 कील हैं जो सॉल्यूशन से बाहर निकलनी है, ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूशन है ऑब्जर्वेशन के बाद मैं देख रहा हूं वो है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट। ये ऑब्जर्वेशन के बाद की सारी चीजें। मैंने क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो कैसा था, ब्लू। वो कैसा हो गया, हरा हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। कैसा हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। जो कील लाल पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी, वो कैसी हो गई, ब्राउनिश कलर की होने लग गई। कैसे कलर की होने लग गई, ब्राउनिश कलर की होने लग गई। तो मैंने यह चेंज देखा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 2 लोहे की कील उसमें डाली। फिर मैं क्या देखता हूं कि जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था वो ग्रीन हो गया, और जो लोहे की कील रेड रेड थी वो ब्राउनिश होने लग गई। तो ऐसा होता क्या है, अब यही बात आती है। मुझे ये पता है, अगर मैंने ये सब चीज़ें, अगर मैंने पहले का लेक्चर अगर मुझे ध्यान है कि फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, फेरस सल्फेट, क्योंकि पानी है, जब लिक्विड है तो कलर तो अपने आप क्रिस्टल का ग्रीन हो जाएगा आराम से, भाई पानी तो लगा रहेगा। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा इसमें, मतलब एक्वस फेरस सल्फेट कैसी हो रही हो, ग्रीन हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या, जरा समझो, इसका मतलब ये है कि जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। भाई क्या हो रहा होगा, अब एक मोटी मोटी चीज समझना, यहाँ से आयरन झड़ रहा होगा तभी तो आयरन सॉल्यूशन में आएगा। अब जब आयरन झड़ रहा होगा वो कॉपर की जगह ले रहा होगा, और यहाँ से क्या निकल रहा होगा, सॉल्यूशन से कॉपर निकल रहा होगा। तो यहाँ पे तो आ रहा है आयरन, और इस आयरन के ऊपर क्या आ रहा है, कॉपर इसके ऊपर आया, इस वजह से इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन। आयरन इसमें आया, इसकी वजह से इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन।
आयरन जब इसमें आया तो कैसा कलर हो गया, ग्रीन, क्योंकि फेरस सल्फेट सल्फेट की जो क्रिस्टल है, और कॉपर जब इसके ऊपर चढ़ा कील के ऊपर तो कैसा कलर हो गया, ब्राउन। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इनकी रिएक्टिविटी के आधार पर ऐसा हो रहा होगा। भाई ऐसा तो नहीं है किसी और को डालो या किसी और में डल जाए। जैसे मान लो एक हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैंने क्या किया कि कॉपर को एसिड से रिएक्ट करा के देखा, कॉपर किससे रिएक्ट किया, एसिड से, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन। तो ये लफड़ा क्या चल रहा था, अब ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या किया, आयरन ने कॉपर को हटा दिया, यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई ही नहीं। या हम कह सकते हैं कि जब मैंने इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो ये चल क्या रहा है, हमें ये समझना है। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा पूरा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें क्या होता है, अब समझो, जो हमने ऑब्जर्वेशन तो हमने देख ली, पर ऐसा होता क्यों। हमेशा ध्यान रखना, एक गली है मान लो, या कोई मान लो जंगल का राजा, किसकी चलेगी, शेर की। जो ताकतवर होगा वो क्या करता है, जो कमजोर होता है उसे भगा देता है। ये समझ के चलना इस कॉन्सेप्ट को। तो सेम ही है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो उसको उसके सॉल्यूशन में से कर देती है, भगा देती है। ये हम समझ के चलते हैं। जैसे तो गली में दो गुंडे हैं, चलेगी किसकी जो ताकतवर होगा, कमजोरों को मार पड़ती है। तो सेम यही हाल है कि इसमें क्या होता है कि जो भी आयरन है, मतलब जो भी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो क्या करता है, उसके सॉल्यूशन में से उसे क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, अगर वो ताकतवर है तो। अब बात आती है कि हमें ये कैसे पता पड़ेगा कौन ताकतवर है। भाई गली में कैसे पता पड़ जाता ताकतवर गुंडे की, वो मार लगाता ढंग से कि भाई बाग के पास मत जाइए, वो बहुत मारता। तो सेम ही है, उसके आंकड़े क्या है, चाकू गूंज दो, गोली मार दी, या बाग के नाम पे FIR है, मतलब केस बने हुए हैं उसके नाम पे। ऐसे ही इनके लिए केस है, इनके लिए एक सीरीज बनाई गई है, हम उसे बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक ही सीरीज के 3 नाम है ये, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उस सीरीज में हमने सारे मेटल्स जो हम पढ़ेंगे 10th के अकॉर्डिंग, उन मेटल्स को हमने एक्टिविटी, मतलब उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के आधार पर क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इस रिएक्शन को समझना, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो, फिर रिएक्टिविटी सीरीज को समझना कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि कौन सा ताकतवर है, कौन सा ताकतवर नहीं है, पहली चीज। अब मैंने क्या देखा कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। भाई डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, उसकी जगह ले ली। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस जो सीरीज पढ़ेंगे हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या देखा हमने कि व्हेन एन हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces a low reactive element from its solution is called ठीक है। हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। हमने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, अब केमिस्ट्री की भाषा में देख लेते हैं क्या हुआ था। क्या हुआ था भाई, कॉपर सल्फेट का क्या था, सॉल्यूशन था, उसमें मैंने क्या डाल दी, आयरन डाल दिया। कौन तंगड़ा है, अभी तो मुझे पता है फिलहाल में आयरन तंगड़ा है। वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के पास जाएगा और उससे कहेगा कॉपर से चल भाग भाई यहाँ से, क्योंकि तुम मुझसे कमजोर है। ये आ जाएगा, ये तभी यहाँ आ सकता है, देखना ये तभी यहाँ आ सकता है, तब ये वाला कैसा होगा, कमजोर। पता पड़ा, ये अपने आप को एकड़ समझ रहा था, ये भी एकड़ निकला, इससे ज़्यादा तो ऐसे मार देगा, कुछ होगा ही नहीं।
तो ये यहाँ पे कब आ पाएगा, जब ये कैसा होगा, कमजोर होगा। तो इसने इसको हटाया तो क्या बन गया, FeSO4 और प्लस आयरन की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 से 2 क्या बनेगा, FeSO4। वैलेंसी याद करो, समझ में आ गया। इसका कलर कैसा था, ब्लू, इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन या बोल लो ग्रीन। ये कॉपर जो बची कुची क्या करती है, इस आयरन की नेल पर चढ़ती रहती है, इसे कैसा करती रहती है, ब्राउनिश करती रहती है। लेकिन मेन तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे तो ये कलर लिखेंगे, वो ऑब्जर्वेशन अलग था। हम केमिस्ट्री में यहाँ पे केवल जब रिएक्शन शो कर रहे होंगे तो ये यूज करेंगे, और हम इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बस मुझे ये पता पड़ जाए कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। चलो उसके लिए लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें एक सीरीज याद करनी है जिससे हमें ये पता पड़ेगा कि कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना कमजोर है। और उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज, हम ये बोल देते हैं। क्या है, व्हेन एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है ना, व्हेन एन एलिमेंट अरेंज्ड इन order of their decreasing reactivity, जब हम एलिमेंट्स को उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी के आधार पर क्या करते हैं, व्हेन एन एलिमेंट अरेंज, उनके क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, व्हेन एन एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर decreasing reactivity in a series, this is called क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सी। आई बात समझ में। जब हम किसी एलिमेंट को उसकी घटती हुई, क्या लिखा है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, उनके घटते हुए क्रम में लगाते हैं, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी या। अब देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हम लगाए जाते हैं, उनको याद करने की चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, क्या होता है जो हमारी केवल क्लास 10th में हम केवल उन्हीं के लिए पढ़ेंगे, होती है बहुत बड़ी है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल क्या पढ़ना जो हमें 10th क्लास में काम आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, ये है जो हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। याद कैसे करेंगे, देखो कर लो, का ना का मग। ठीक है, क्या हो गया, काना का मग। ठीक है, ये और अच्छा है, बड़े बूढ़े काम में एक तो होता है हुक्का, हम इसे बोलेंगे हक्कू। क्या बोलेंगे, हक्कू। बुला रहा है, हाँ जी। ए जी फॉर आ जाइयो, जी कह रहा है आऊंगो। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं, काना का मग, इनको हम ऐसे याद कर लेते हैं ना, ये ऐसे याद हो जाता है। अल जन, वैसे ऐसे भी नहीं है, इसमें एक सब्सटेंस होता है एसन, पर वो तुम्हारे में होता नहीं है, 10th में है नहीं, पर अगर तुम इसको एक्स्ट्रा याद कर लो तो कोई परेशानी भी नहीं है। तो ऐसे बोल लेते हैं, काना का मग, ये तो हो गया। ये होता है अलजन फैशन पब। पब क्या होता है, पीने वाला, तो अलजन की फैशन क्या है, पब में जाके बनती है। तो ऐसे काना का मग अलजन फैशन,
फैशन कहाँ पे होगी? पब में होगी। ये होता है। तो कैसे याद करोगे? देखो एक सेकंड देखो, काना का मग, ठीक है, अलजन फैशन पब हक्कू हाँ जी आ जाइयो आंख। ये ऐसे ही याद की जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। 2-3 बार जब याद करोगे अपने आप याद होगी, लिखोगे तो हो जाएगा। 3-4 बार में आराम से याद हो जाएगा। काना का मग अलजन फैशन पब हक्कू हाँ जी आ जाइयो आंख। ये तुम्हारी 10th की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, चैप्टर 3 में है वैसे मेन तो, पर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो बच्चों के मन में आता है कि हमें ये कैसे पता पड़े कि कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ से समझते हैं। देखो जितने भी हमने इस सब में पढ़े, पोटेशियम हर में लात मार सकता है। पोटेशियम हर के सॉल्यूशन में क्या मार सकता है? लात मार सकता है। पोटेशियम सोडियम को ही भगा सकता है, पोटेशियम कैल्शियम को ही भगा सकता है, पोटेशियम में सबको भगा सकता है। सोडियम पोटेशियम को छोड़ के सबको भगा सकता है, कैल्शियम इन दोनों को छोड़ के सबको भगा सकता है। अभी मैं जब रिएक्शन कर रहा था तो मैंने यूँ बोला भाई कॉपर, और जब इसकी रिएक्शन हम कराने गए तो रिएक्शन नहीं हुई, मैंने यही तो बोला। तो तुम्हें यहाँ से समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। इसका मतलब क्या है? कॉपर कमजोर पड़ गया, उसको हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता, इस वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और ये हम किसके ऑर्डर पर डिसाइड करेंगे? हम इस चीज़ पर डिसाइड करेंगे कि कौन कितना किससे ताकतवर है, कौन किसमें लात मार पाएगा। बात समझ में आती है? अब एक और रिएक्शन करके देख लो जरा। अगर मान लो हमने जिंक की रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट से, मतलब जिंक को डाल दिया, डिस्प्लेस कर पाएगा? कर पाएगा, क्योंकि जिंक कहाँ पर है? ये रहा। कॉपर कहाँ पर है? ये रहा। तो जिंक इज अबव देन कॉपर, इसका मतलब क्या है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका मतलब क्या है कि जिंक कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है। इसका भी मतलब क्या है कि जिंक कॉपर में लात मार देगा। इसका भी मतलब क्या है कि जिंक सल्फेट बनेंगे। जिंक की वैलेंस भी 2 होती है, कॉपर सल्फेट की होगी। अगर नहीं ध्यान तो लिख लो, जिंक की वैलेंस क्या होती है? +2 ही होती है, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो एक और रिएक्शन देख लेते हैं, लेड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। मैंने बताया जब भी हम कॉपर नाम लेंगे तो इसका मतलब है उसकी वैलेंसी हम 2 लेके चलेंगे, जब तक वो नहीं बोलेगा। अगर क्यूप्रिक बोल दिया तब हम 1 लेंगे, क्यूप्रेस बोल दिया तब हम 1 लेंगे, क्यूप्रिक लेंगे तो 2 लेते हैं। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि लेड कॉपर को हटा पाएगा कि नहीं। देख लेते हैं, कॉपर से ऊपर लेड है। इट मीन्स लेड भी कॉपर में क्या मार देगा? लात मार देगा। और क्या बना देगा? लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है? PbCl2 प्लस कॉपर। तो हमें ये समझ में आने लग गया, क्या आने लग गया कि इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। ज़्यादातर जितने भी मेटल होते हैं वो सब हाइड्रोजन से क्या है? रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। इनमें भी अगर तुम कहीं आगे जाके पढ़ोगे, इनमें भी बड़ी डिफरेंट, वैसे हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है याद करो, क्योंकि ये मेटल केवल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। ये भी इनमें दिक्कत है, इनके भी बड़े बड़े नखड़े हैं, है ना। ये कह देंगे साहब हमें पानी बात ही ना, हम पानी पीएंगे ही ना। आयरन के वो ना साहब, ना तो मैं ठंडे पानी से रिएक्ट करूँगा, ना मैं नावी की बात ना ठंडे से नाऊंगा ना गर्म से नाऊंगा, मैं तो नाऊंगा भाप से। मतलब आयरन इज रिएक्ट विद वेपर। मैंने तुमसे ध्यान हो क्वेश्चन पूछा भी था जब बैलेंस करा रहा था, मैंने लिखा था इस तरीके से, अगर ध्यान हो कि आयरन और प्लस H2 और इसकी स्टेट यहाँ पर गैस दे रखी थी, अगर ध्यान हो तो मैंने बोला था कि आयरन सिंपल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, वो हमेशा वेपर से रिएक्ट करता है। तो हमें ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ना चाहते हुए याद करनी पड़ेंगी कि कौन सा मेटल कौन पसंद है, कौन सा मेटल किसे पसंद है, इस तरीके से। तो ये बाद में पढ़ेंगे, अभी चैप्टर 3 की बात है, पर थोड़ी अभी हमें हिंट मिल गई। हमें इससे ये पता पड़ गया कि कौन सा रिएक्शन या कौन सा कंपाउंड किससे, मतलब कौन सा एलिमेंट किससे ज़्यादा ताकतवर है, हम उस हिसाब से उसमें लात मार दिया करेंगे और सॉल्यूशन को बना दिया करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फॉर्मूले आप तभी बना पाओगे जब आप उस चैप्टर, शायद लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में मैंने दे रखा है, वैलेंसीज याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अब देखो मैंने क्या किया, अब कौन सी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं? आई थिंक हम 1.10 पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी में अभी यहाँ पे केमिस्ट्री के कंपाउंड है ना, कुछ चीज़ें तो लाइफ इसमें रिलेटेड नहीं हो पाती हैं,
मैंने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने सॉल्यूशन लिया सोडियम सल्फेट का। किसका लिया? सोडियम सल्फेट का। ठीक है, Na2SO4 किसका वो मैंने सोडियम सल्फेट का लिया, और एक लिया मैंने बेरियम क्लोराइड का। किसका लिया सॉल्यूशन? बेरियम क्लोराइड का। तो मैं क्या देखता हूं, समझ में आ रही है? देखो, मैंने लिया एक सॉल्यूशन, किसका लिया? सोडियम सल्फेट का, उसमें मैंने बेरियम क्लोराइड मिला दिया। तो मैं क्या देखता हूं कि जैसे कभी देखना पानी में बालू डालना तो बालू नीचे दब जाती है, तो इस तरीके से कोई कंपाउंड बनता है और वो नीचे जाके बैठ जाता है। इस रिएक्शन में मैंने क्या देखा कि कोई कंपाउंड बनता है और वो नीचे जाके बैठ जाता है। बड़ी दिक्कत बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने एक चीज़ बताई थी, प्रेसिपिटेट, अगर ध्यान हो, गैस को ऊपर करते हैं, प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो सेटल डाउन हो जाता है नीचे। तो इसका मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म? हमें ये देखना है। देखो, अगर ये सॉल्यूशन है, अब बात ये आती है, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझो, अभी हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे, तो मुझे एक्सपेरिमेंट में पता पड़ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड नीचे बैठा है और कौन सा कंपाउंड डिसॉल्व है। तो मुझे एक्सपेरिमेंट मिलता है कि एक बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। यह वही बेरियम सल्फेट है, और कैसे कलर का है? सफ़ेद कलर का। यह वही बेरियम सल्फेट है जो सफ़ेद कलर का है, जो प्रेसिपिटेट बन चुका है। क्या बन चुका है? PPT इज फॉर प्रेसिपिटेट। और साथ में हमें मिलता है एक NaCl, और NaCl तो तुम्हें पता है एक्वस होता ही है, तो वो तो पानी में मिल ही रहा होगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे उससे पता पड़ा कि जो वाइट बना वो BaSO4 था, और जो एक्वस था हो गया था NaCl। ये तो मेरी हुई एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसमें हुआ क्या, हमें ये समझ में आना चाहिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे हम इसे। इसमें क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब पहला क्या था? डिस्प्लेसमेंट, उसमें ताकतवर ने कमजोर को मार दिया। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट बोले, तो इसका कहने का मतलब क्या, जरा ये समझते हैं और हमारा काम हो जाएगा। देखो, एक मोटी मोटी सी बात सुनो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम्हें वही एक्टिव करना है ना। एक AB कंपाउंड है, ठीक है, और एक CD। होता क्या है, हमेशा जो ये A वाला होगा ये D से मिलता है, जो A वाला होगा वो D से मिलता है, जो B वाला होगा वो C से मिलता है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? AD प्लस BC। अच्छा, ऐसा भी क्यों होता है कि ये A वाला D से मिलेगा, B वाला C से मिलेगा? ये भी समझ लेते हैं। ये क्या होते हैं? ये आयंस होते हैं। ये सब क्या है? आयंस है। A इज आल्सो आयन, B भी आयन है, C भी आयन है, D भी आयन। आयन कब फॉर्म होते हैं? जब कोई भी मेटल या नॉन मेटल एलिमेंट लॉस करे, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करे और इलेक्ट्रॉन गेन करे, तब आयन फॉर्म होते हैं। तो जो पहले वाला होता है वो बनाता है पॉजिटिव आयन, मतलब कैटायन। जो दूसरा है वो बनाता है एनायन, एक ही कंपाउंड में। ये मिल गए, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे ही यहाँ पे ये बनाएगा पॉजिटिव, ये बनाएगा नेगेटिव। अब जब ये रिएक्शन हो रही है तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव वाले से मिल जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाला होगा ये इस पॉजिटिव वाले से मिल जाएगा। तो क्या बन जाता है? AD प्लस। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बेरियम ने क्या किया? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होने, जरा समझो। बेरियम ने सोडियम में लात मार दी तो बेरियम सल्फेट बना लिया। इस कंपाउंड ने क्या किया? सोडियम ने बेरियम में लात मार दी, पर यहां पे रिएक्टिविटी काम नहीं आ रही है। यहां पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहां पे आयंस बदल रहे हैं। पहले यहां पे पॉजिटिव आयन कौन सा था? सोडियम था। यहां पे कौन सा आयन हो गया? बेरियम। यहां पे क्या हुए? आयन एक्सचेंज हुए। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। सही बात है। अच्छा, ध्यान करो, मैंने एक और एक्टिविटी कराई थी जिसमें ऐसा हुआ था, और मैंने कहा था कि इसमें येलो कलर का PPT बनता है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने एक और ऐसी रिएक्शन कराई थी जिसमें येलो कलर का PPT बनवाया था। अगर तुम्हें ध्यान हो तो एक्टिविटी भी बताई थी मैंने। हाँ, नीचे वाला येलो हो जाता, तो वो भी तो येलो PPT ही था, वो भी तो प्रेसिपिटेशन ही था। तो अब देखो, ध्यान करना, एक्टिविटी 1.2 उसमें देखना, लेड आयोडाइड बनवाया था मैंने PPT,
ठीक है, बेरियम सल्फेट कैसा है, पीपीटी। अब इसमें क्या हो रहा है, पीपीटी फॉर्म हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जरा समझना, ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो हम उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां से हम क्या पढ़ेंगे अब, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या बोल देंगे, इन दीज रिएक्शंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है। इन दीज रिएक्शंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। लेकिन एक्चुअल में हमने पढ़ ली, लेकिन हमें पढ़नी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझो जरा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। सच रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन, सच रिएक्शंस इन विच, जिनमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन, कहां पे हुआ था एक्सचेंज ऑफ आयंस, रिएक्टेंट में तो हुआ है, ये वाला आयन यहां पहुंचेगा, ये वाला आयन वहां पहुंचेगा। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स is called double displacement reaction। उतारो फटाफट। अगर देखो ध्यान हो तो हमने क्या किया था, एक्टिविटी नंबर 2 क्या थी, हमने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया था। ध्यान हो तो हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट में, मैं दोबारा कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, एक्टिविटी 1.2 मैंने क्या किया था, लेड नाइट्रेट में क्या मिलाया था, पोटेशियम आयोडाइड। तो मुझे लेड आयोडाइड का क्या मिला था, पीपीटी, साथ ही साथ मुझे क्या मिला था, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये कैसा था, येलो कलर का। मुझे पीपीटी के कलर ध्यान करने पड़ेंगे, मुझे पीपीटी के कलर ध्यान होने चाहिए। बेरियम सल्फेट इज ऑफ वाइट कलर, लेड आयोडाइड इज ऑफ येलो कलर। ये ध्यान होना चाहिए, मतलब ध्यान होना चाहिए। हुआ क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव मिलन नेगेटिव, नेगेटिव मिलन पॉजिटिव, मिल गए, बन गई। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, भाई मिलेगा। देखो दो डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक यहाँ पढ़ लो, एक चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, हम वहाँ पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में। अब मुझे यहाँ से ये सीख मिल गई कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन, मतलब जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन या सल्फर। ठीक है, कॉम्बिनेशन हमने पढ़ ही लिया, डिकम्पोजिशन हमने पढ़ ही लिया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हमने सीख लिया। इतनी रिएक्शन हमने सारी पढ़ ली। अब कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये एक्टिविटी इसने पूछा है, इसी के बारे में इस क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, येलो। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या है, लेड आयोडाइड। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख दी, हाँ ठीक है, सब कर दिया हमने। फिर उसने यूँ पूछा है कि क्या यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये तो भैया चीख चीख के कह रही है, यस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना समझ में आ गया, इतना हमने पढ़ लिया। अभी और देखते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं रहना। हाँ, पेज नंबर 13 पे आ जाना, देखना पेज नंबर 13 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन एग्जांपल डबल अदर देन। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको समझो, उसने क्या कह रखा है। उसने यह पूछा है भाई कि व्हेन व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस
व्हेन आयरन नेल डिप्स इन इट। यूँ पूछा उसने यहाँ क्वेश्चन पूछा भाई यूँ बताओ कि जब हम कॉपर सल्फेट में कील डालते हैं तो ऐसा क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। तो तुम क्या बोलोगे, व्हेन वी डिप्ड आयरन इनटू कॉपर सल्फेट इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्ड फेरस सल्फेट विच इज ऑफ ग्रीन कलर। हो गया कलर चेंज। कैसे लिखोगे, व्हेन वी, ये क्या है आंसर है, क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन होगा व्हेन वी डिप्ड आयरन नेल इनटू ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, when we dipped iron nail into blue color copper sulfate solution it displaces copper from its solution। उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसके सॉल्यूशन से एंड form ferrous sulfate which is of green color। दिस इज द आंसर। आगे बात समझ में, हमने क्या किया, हमने जब आयरन नेल को डिप्ड किया ब्लू कलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो हम क्या देखते हैं कि आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है और वो आयरन सल्फेट बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये हमें ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा। उसने पूछा कि वाई डज कलर चेंज व्हेन वी डिप्ड आयरन नेल इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मुझे बताना भी पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है और जो बना उसका कलर क्या होता है। और सबसे अच्छा तब हो जाएगा जब आप अपने इन सुनहरे हाथों से क्या लिख दोगे, रिएक्शन। दिस इज ऑफ ब्लू कलर, ये ग्रीन। ठीक है, ये पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने पेज नंबर 6 के सारे क्वेश्चन कर लिए, पेज नंबर 10 के सारे क्वेश्चन कर लिए, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब हम इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें हम पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी। फिर एक वीडियो बनेगी टेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के, वो वैसे मैंने पूरे करा रखे हैं। अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो खुद कर भी सकते, आप घर पे जाकर करके देखोगे तो कर लोगे। कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 2 या 3, वो देख लो। उसने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसने हमसे यह पूछा है कि वैन Fe2O3, ठीक है, ये रिएक्ट करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe, बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। होगी बैलेंस, आई थिंक बैलेंस। तो यूँ पूछ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, वो यूँ पूछ रहा है, बस इजी सी बात पूछ रहा है। अभी हमने पढ़ी थी, है ना। इसमें एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और। उसने यह पूछा है एक और क्वेश्चन नंबर 3 में कि जब हम आयरन फिलिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो क्या हुआ, ये और पूछा। इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। देखो चलो, एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ने, बताओ। आयरन को उठा दिया और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा तो क्या हुआ, काना का मग अल जन फे। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि और कौन सी रिएक्शन होती है। अभी फिलहाल इतना पढ़ा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसने क्या पूछा है कि जब मैं आयरन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालूंगा तो क्या होगा। अब जरा समझो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या सॉल्यूशन है, ये आयरन है, ये आयरन है, ये सॉल्यूशन है एसिड का। आयरन यहाँ पर कब आ सकता है, आयरन यहाँ पर तब आ सकता है
जब इस H को हटा दे तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आयरन स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है। आयरन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स क्लोराइड। तो क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड बनाएगा। आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeCl3, क्योंकि जिसके बारे में नहीं दिया होता हम उसकी हाईएस्ट वैलेंसी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? FeCl3 प्लस क्या बचा? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 3 लग जाएगा, ठीक है। 3 लगेगा तो काम खराब हो जाएगा। यहाँ पर 6 लगा के देखते हैं, यहाँ पर 2 लगा के देखो, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ, हो गई बैलेंस्ड। सही बात है, समझ में आई बात? उसने पूछा कि जब मैंने आयरन फिलिंग्स को डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो क्या हुआ? कुछ नहीं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। या बोलोगे आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स HCl हाइड्रोक्लोराइड एंड इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जो ऑप्शन है वो उसने दे रखे हैं कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है साहब, पहला ही सही है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ऐसे लगे यार, एक और चीज़ सीख लो, अगर एल्यूमिनियम भी HCl में रिएक्ट करेगा तो भाई साहब सेम ही रिएक्शन होती है, न को अलग नहीं होती। यहाँ पे क्या लग जाएगा? 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। क्योंकि मैं इसलिए बताऊँ, जो ये 6 आ जाता है ना, 6 से दिक्कत सी होती है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप सभी करके देखना। जो मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मिलेंगे, वो नहीं मिल पाए। आज क्या करना है, तो मैं वीडियो के जाके लिंक में जाना, नीचे लिंक मिलेगी, उसमें जाना, उसमें वो तुम्हें सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अपने तुम सारे क्वेश्चन करके देखना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देखो बार बार। फॉर्मूले नहीं बनाने आ रहे तो पहले वीडियो बना रखी है। ये मैं गारंटी यहाँ से कह रहा हूँ कि तुम्हें केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी अगर जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो आप पढ़ो, है ना। फॉर्मूले बनाने भी सीख जाओगे, सब चीज़ें सीख जाओगे। और ये रिएक्शन बहुत पढ़ा दी है, चैप्टर 1 आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। बस वही, अगर दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछो। और वही मैंने फीस की बात कही है, तो वही है कि आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जिससे हमें भी पता पड़े कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो लिंक में मिल जाएंगे। ओके बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।